नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वंदना भारती जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। नमस्ते वंदना जी, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और वंदना जी, आपके पीछे हम इंडिपेंडेंस डे की जो तैयारी है वो पूरी देख रहे हैं, तो उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। साथ ही उसके अगले दिन जन्माष्टमी है, तो उसकी भी शुभकामनाएं। जी जी। जी। सो वंदना जी, अगर हम बात करें अभी प्राइजेस की, तो पिछला हफ्ता तो काफी वोलेटाइल रहा और ये हफ्ते में भी कोई, चूंकि मीटिंग होने वाली है फ्राइडे की पुतिन और ट्रम्प की, तो ये हफ्ता भी कोई ज्यादा इतनी वॉलेटिलिटी नहीं दिखा रहा है। हालांकि चांदी के भाव में देखने को मिल रही है। तो आपकी अभी क्या रीडिंग है अभी के मार्केट को लेकर? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि अभी क्या है ना कि पूरी मार्केट दो तीन चीजों पे मूव हो रही है। मैंने ये देखा है कि एक तो है कि न्यू ट्रेड रिलेशंस यहाँ पे काफी ज्यादा बन रहे हैं। अब पहले आप देखें तो रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को लेके काफी सारी यहाँ पे बातें हुई हैं। न्यू ट्रेड पॉलिसीज यहाँ पे बन सकती। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि 25 बेसिस पॉइंट ना होके अब यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट का एक कट होना है। लेकिन अभी दुनिया सबसे ज्यादा जो नजर रखे हुए है वो है यहाँ पे कि रशिया में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रम्प की जो मीटिंग है फ्राइडे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया अभी उससे पहले बिल्कुल रेंज में ही इनफैक्ट रह रही है। कुछ चीजों पे तो इम्पैक्ट आया है वीरेंद्र जी। अगर देखें तो यूएस इक्विटी हायर साइड ट्रेड कर रही है, आप देखिए बिटकॉइन हायर साइड ट्रेड कर रहा है। लेकिन अपना जो गोल्ड और सिल्वर है एक दायरे में है। सिल्वर थोड़ी और तेजी दिखा रहा है, लेकिन गोल्ड इस मीटिंग से पहले एक रेंज में यहाँ पे दिख रहा है। तो रेंज क्या देख रहे हैं आप? क्या रेंज है गोल्ड की? गोल्ड मुझे लग रहा है, मैं चार्ट्स को रेफर कर रही थी, मुझे लग रहा है कि अपना बाजार तो एक तो यहाँ पे देखना होगा वीरेंद्र जी की 88 रुपया लगा के 87.5 आया है। तो अपना जो बाजार में गोल्ड का जो रेट रहेगा वो थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड रिएक्शन देगा, इसकी भी तैयारी हमें करनी चाहिए। और एमसीएक्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बारी एक इमीडिएट सपोर्ट है 99,700 800 का, एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर उसको तोड़ता है तब यहाँ पे आके हम कोई शार्प फॉल आता हुआ देख सकते हैं। शार्प फॉल में भी आपको 98,300 का मुझे लग रहा है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन अपसाइड का अगर पोटेंशियल माना जाए तो मुझे लग रहा है कि रीसेंट जो हमारा हाई लगा हुआ था, रिकॉर्ड हाई, उसको लेके ही हम चल सकते हैं। और ये करीब करीब आपको 1,02,500 के करीब का हो सकता है। तो बिल्कुल ही रेंज है मार्केट, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस करवट उठ बैठेगा। और मुझे लग रहा है कि अगर ये टॉप फेलर होता है तब फिर से एक जो सेफ हेवन बाइंग है गोल्ड में वो निकल के आ सकती है। मैम, इसके दो तीन एंगल है। जो पुतिन और ट्रम्प की बैठक हो रही है, इसमें एक तो है कि यूक्रेन का मसला है, प्लस जैसे भारत के ऊपर भी सैंक्शन इसलिए लगाए गए हैं, 50% टैरिफ, कि हम रूस से ऑयल खरीदते हैं। तो इस मीटिंग में न सिर्फ यूक्रेन बल्कि भारत का भी स्टेक है कि अगर ये मीटिंग सफल होती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी हो सकता है वो पॉजिटिव हो। पर अगर मीटिंग फेल होती है तो न सिर्फ भारत बल्कि यूक्रेन और के लिए भी नेगेटिव होगा, पूरी दुनिया के लिए वो एक नेगेटिव संदेश जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि इसकी वजह से सोने के प्राइस, अगर मीटिंग सक्सेस हो जाती है या दोनों देश मान जाते हैं, हालांकि उसमें अभी यूक्रेन शामिल नहीं है उस मीटिंग में, तो उसको हमको थोड़ा सा और आगे ले जाना पड़ेगा कि वो तैयार भी होते हैं या नहीं होते, तो दोनों सिनारियों में कैसे भाव रह सकते हैं? सक्सेस होते हैं तो आप कैसे देख रहे हैं और फेलियर होते हैं तो आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीरेंद्र जी। अगर पिछली मीटिंग को अगर हम रेफर करें तो जेलेंस्की ने वो मीटिंग को नहीं माना था जिसमें पता चला था कि पुतिन सीधे सामने आके उनसे बात नहीं करेंगे। वहां बात नहीं बनी थी। यहाँ पे भी जेलेंस्की सामने नहीं है और यहाँ पे ट्रम्प बात कर रहे हैं। और ट्रम्प और जेलेंस्की का जो मीटिंग था ये बहुत खास नहीं था। और आपको पता है कि उस मीटिंग में क्या हुआ था और जेलेंस्की कितने परेशान होकर यूएस से आए थे। और इनफैक्ट जब ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं भी थे तो वो जेलेंस्की को यहाँ पसंद नहीं करते थे। उनका मेन है कि वो इस वॉर को मतलब कि खत्म करे। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं इंडियन पक्ष रखना चाह रही हूँ वीरेंद्र जी, कि जैसे कि रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव होता है मीटिंग का आउटकम तो डेफिनेटली इंडिया का जो टेंशन है यूएस के साथ वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे तेल की बात है, मुझे लग रहा है यहाँ बात ब्रिक्स की है।
क्योंकि ट्रम्प देख रहे हैं कि ब्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और अब बात हो रही है कि 13 और देशों को ब्रिक्स में जोड़ा जाएगा। तो अगर 13 और देश यहाँ पे ब्रिक्स में जुट जाते हैं ना ट्रम्प, तो ट्रम्प के लिए, यूएस के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। ये डायरेक्ट नाटो को और जो इनके मतलब अलायंसेज हैं उनको सीधा सीधा ये चैलेंज करेगा। अपने आप में ब्रिक्स अपने आप में ही बहुत मजबूत है, और जिस तरीके से टैरिफ वॉर हो रहा है और जिस तरीके से ब्रिक्स पहले से ज्यादा यूनाइट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि तेल बहुत बड़ा रीजन नहीं है यूएस रशिया से लेने का। मुझे लग रहा है कि ब्रिक्स और बढ़ती हुई इंडिया की जो कद है, इसके लेके भी यहाँ पे ट्रम्प बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि अगर आप तेल का देखें वीरेंद्र जी, तो हमसे ज्यादा तेल यहाँ पे चाइना इंपोर्ट करता है रशिया से। वहां इतने सैंक्शंस नहीं हुए, वहां इतना टैरिफ नहीं हुआ। यहाँ 50% टैरिफ है, वहां इतना टैरिफ नहीं है। तो तेल बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं है, वो कोई और मुद्दा उठा लेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बात हो भी जाती है तो इंडिया के खिलाफ वो और कोई मुद्दा यहाँ पे जरूर उठाएंगे। और अब देख रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो कंट्री वाइज नहीं, वो कंपनी वाइज भी यहाँ पे टैरिफ लगा रहे हैं। एनवीडिया का आपने देखा, उन्होंने कहा कि आप जितना सेल करेंगे चाइना में, उसका आपको 15% जो है आपको यूएस को देना पड़ेगा। तो वो हर लेवल पे यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि तेल बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर बहुत अच्छा कोई मतलब कि आउटकम आता है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो इंडिया और यूएस का भी जो टेंस्ड माहौल है, वो थोड़ा सा यहाँ पे ईज हो सकता है। नहीं, दोनों सिनेरियो में भाव का पूछ रहा था कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब वो थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि यूजर्स के मन में भी एक दुखदुखी है कि पता नहीं क्या होगा। या हो सकता है कोई अलग ही सिनेरियो निकल के आए हमारे सामने, हम जिसको अभी एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये भी हो सकता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे इनका जो टॉक है ये पॉजिटिव नहीं होता है, और एक चीज देखिए वीरेंद्र जी, बाजार इसको बहुत ज्यादा मतलब डिस्काउंट करके चल रहा है। क्योंकि अभी तक कोई भी टॉक यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हुआ था, और इनका तरीका भी नहीं है जो यहाँ पे कोई पॉजिटिव आउटकम निकले। तो मुझे लग रहा है कि वैसे केस में गोल्ड जो है करीब 3500, 3480 से 3500 अबव जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। अपना बाजार में जो इसमें 1 लाख, 2500, 3000 का जो लेवल है वो यहाँ पे देख सकता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम आता है और ये कुछ संधि की यहाँ पे बात आती है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मतलब कि चांदी पे नहीं, ये गोल्ड पे आएगा। और नीचे 98,500 तक के लेवल्स जो हैं, या 98,000 का लेवल्स देखने को मिल सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि 3300 से 3250 का जो लेवल है वो हम देख सकते हैं। लेकिन सिल्वर में पेच है यहाँ पे वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, और दोनों प्रॉपर्टीज है इसमें, ये एक तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, प्लस ये बुलियन में भी आता है, सेफ हेवन बाइंग भी होती है। मुझे लग रहा है कि उस पर एक फर्क पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग गोल्ड के साथ एक करेक्शन आएगा, लेकिन वहां पे एक फिर से क्विक बाइंग आएगी। क्योंकि जैसे ही आपको दो देशों के बीच में यहाँ पे मामला सुलझेगा, तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं उसके इंप्रूव होने के चांसेस हैं। तो गोल्ड थोड़ा सा स्टे कर सकता है लोअर साइड पॉजिटिव आउटकम में। सिल्वर यहाँ पे क्विक करेक्शन दिखाएगा, और वहां से क्विक प्रॉफिट मतलब कि एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोनों कमोडिटी का जो रिएक्शन टाइम है, उसमें डिफरेंस हम देख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वापस एक कोई नई अनसर्टेनिटी और नई तारीख मिल जाए कि अब ये उसके बाद वापस से कोई बैठक होगी, फिर उसके बाद कोई निर्णय होगा, जैसे चीन और अमेरिका की बैठक हुई, 3 दौर की बैठक हो गई, और हमें ये बताया गया कि एग्रीमेंट हो चुका है, पर 90 दिन का एक बार पॉज किया, फिर एक और 90 दिन का पॉज हो गया। मतलब और हमें आज तक पता नहीं कि दोनों देशों के बीच में डील कौन सी हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी इस प्रकार की अनिश्चितता आ जाए, और अनिश्चितता जो है गोल्ड के मार्केट के लिए अच्छी होती है, सर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं होती है। तो हो सकता है कि कोई अनिश्चितता वाला माहौल भी हो जाए। वंदना जी, आपने चांदी की भी बात की, तो चांदी को अभी कैसे देख रहे हैं? क्या आपको स्ट्रांग लग रही है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ गोल्ड सिल्वर रेशियो अब 90 के नीचे आ चुका है और 88 के आसपास चल रहा है। तो ये क्या संकेत दे रहा है? लगातार गोल्ड सिल्वर रेशियो अब जो 100 के पार चला गया था, या 98 100 के आसपास था, वो जो है अब 988 के आसपास है। जी, अगर ओवरऑल 2025 को देखें वीरेंद्र जी, तो ये 106, 108 के करीब गया था।
वहां से अब ये 89 88 वाले जोन में है। और मुझे लग रहा है कि अब काफी दिनों से हमने ये देखा है कि गोल्ड की रैली स्थिर है, आपको मैक्सिमम 3280 जाता है, लोअर साइड पैनिक में जाता है, फिर ऊपर में आपको ये 3500 भी नहीं, 3500 से थोड़ा नीचे रहता है। लेकिन सिल्वर का जो जोन है वो वाइड है यहाँ पे, और अपर साइड ये मुझे ज्यादा लग रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि $38 को ये बड़े अच्छे से होल्ड किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट हम $40 $42 इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शंस में यहाँ पे पोजीशन भी बिल्डअप हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी जो है, ये जो रेशियो आपको 88 89 है, ये रेशियो को मैं मान रही हूँ कि करीब करीब इसको 1:87 आना चाहिए। यानी कि चांदी और अप्रिशिएट होगी और गोल्ड में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से चांदी को 1,18,000 20,000 की तैयारी करनी चाहिए। अब मैं ये आज के बारे में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा एक परेशानी वाला ट्रेड भी हो सकता है, कल हमारी मार्केट भी बंद है। लेकिन आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि चांदी एक बार फिर से आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी गोल्ड को एक शॉर्ट पीरियड के लिए। और जैसे वंदना जी ने कहा, दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल 15 अगस्त है और फिर शनिवार और रविवार, तो जो भी बैठक का आउटकम आएगा उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर जो है वो मंडे को देखने को मिलेगा। और कई बार इस प्रकार की चीजें जब होती है ना, छन जाता है, मतलब एक होता है तुरंत रिएक्शन, कुछ हुआ और उसका तुरंत रिएक्शन तो वो ज्यादा बड़ा होता है, पर मंडे को एक मेच्योर्ड रिएक्शन मार्केट का देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक पूरा मामला जो है ठंडा हो चुका होगा, सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी होंगी। सो वंदना जी, जैसे हमने चर्चा भी की, आगे जो बहुत सारे लोग अभी भी जिन्होंने गाड़ी मिस कर दी या जिन्होंने सोना चांदी नहीं खरीदा, उन लोगों के लिए मैं बार बार आपसे सवाल पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आम लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट है, वंदना भारती जी से ज्यादा कनेक्ट है, तो वो आपकी राय थोड़ी मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो आप उन लोगों को क्या राय देंगे मैम? यहाँ पे वीरेंद्र जी, मैं फ्यूचर्स की बात तो कर रही हूँ, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें शादी के पर्पज से या हमें फिजिकल में बाइंग करनी है। उनके हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी फॉर द टाइमिंग एक करेक्शन अगर आता है तो 98,000 98,500 वाला लेवल एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पे बाइंग करनी चाहिए। और 2025 से 26 का जो साल रहेगा वीरेंद्र जी, वो मुझे लग रहा है कि फिर से एक मजबूती देना चाहिए गोल्ड को। तो यहाँ पे अगर आप 98,000 वाले जोन में भी अगर बाइंग करते हैं तो आप प्रॉफिट के ही स्थिति में होंगे 2026 में। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको बाइंग का लेवल जो है कम से कम यहाँ पे 1,14,000 आ रहा है। 1,13,000 1,13,500 एक बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे कि आप बाइंग कर सकते हैं। और मार्केट इससे नीचे आए तो भी यहाँ पे आप बाइंग करिए, चाहे आप ETF में बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का डिमांड निकल के आ रहा है और 54% यहाँ पे बढ़ रहा है एकदम से इंडस्ट्रियल डिमांड, वैसी कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क आना चाहिए। और एक चीज और यहाँ पे बताना चाह रही हूँ वीरेंद्र जी, क्योंकि ये जितनी भी ट्रेड डील्स और ये टेंशन्स है, इसका कंसिक्वेंसेस आपको सब डेटा पे दिखेगा। GDP डेटा है, ट्रेड डेटा है, CPI डेटा है, सारे डेटा पे ये कंसिक्वेंसेस दिखेंगे। और जब तक हम निगेटिव डेटा आता रहेगा, गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है वो बना हुआ रहेगा। और फिर एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर यहाँ पे रहेगा कि फेड चेयरमैन जैसे ही आएंगे तो ट्रम्प जी का यहाँ पे बहुत बड़ा दबाव रहेगा कि आप इंटरेस्ट रेट को कम करिए। तो इंटरेस्ट रेट कम के सिनेरियो में जब डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो गोल्ड में एक बढ़त बनी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आपको 98,000 बढ़िया लेवल है बाई करने के लिए। सिल्वर में आपको 1,13,000 12,000 बढ़िया लेवल है बाइंग के लिए। चूंकि आपने फेड की बात की और मैं फेड वॉच टूल सुबह देख रहा था, तो जो कल परसों तक 80% 85 के आसपास चांस थे, आज सुबह 99% लोगों का मानना था कि जो सितंबर में रेट कट आने वाला है। सो अब 99% उसके चांसेस हो गए हैं, तो मतलब मार्केट ने एंटिसिपेट कर ही लिया है कि अब सितंबर में रेट कट आएगा ही। मतलब 0.25 आए, 0.5 की आपने बात की, हो सकता है वो भी आ जाए, मार्केट सरप्राइज भी हो जाए। पर ये जो चीज है, क्या ये जो रेट कट होता है, एक छोटे से में आप हमें हमारे दर्शकों को समझा दीजिएगा कि रेट कट का सोने के भाव पर कैसा असर पड़ता है, और इस पर्टिकुलर रेट कट की वजह से क्या असर आने वाला है, या मार्केट ने अब मान ही लिया कि चलो अब रेट कट हो ही रहा है तो चलो प्लस कर देते हैं हम इसमें। जी, एक चीज तो ये है कि मार्केट ने इस बार तो माना है कि सितंबर में रेट कट यहाँ पे होना है।
उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स एक बार 100 से ऊपर गया था और वहां से लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। जब भी फेड की चर्चा हुई है, ये नीचे की तरफ आया है, तो कुछ हद तक ये डिस्काउंट हो चुका है। और जैसे यहाँ पे रेट कट्स होते हैं तो आप देखेंगे कि इनवर्स कोरिलेशन होता है। रेट ज्यादा रहेगा इंटरेस्ट रेट, तो करेंसी आपकी अप्रिशिएट होती है। जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट कम होता चला जाएगा, करेंसी आपकी डिप्रिशिएट होती है। तो अब यहाँ पे जैसे रेट कट होगा तो यूएस डॉलर डिप्रिशिएट होगा, हो सकता है कि 97 वाले लेवल पे ये आए। और जब 97 वाले लेवल पे आए तो जो डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज होती हैं, उसके प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर डॉलर इंडेक्स में रेट कट होने के बाद थोड़ी कमजोरी आती है, तो गोल्ड के मार्केट में आप एक उछाल आता हुआ देख सकते हैं। ये आखिरी सवाल है मेरा मैम। डॉलर इंडेक्स भी अगर हम देखें तो जो 3 महीने पहले डॉलर इंडेक्स 101 के आसपास था, आज वही डॉलर इंडेक्स 97 का है, 9771, यानी करीब करीब 98। तो 101 से 97 98, मतलब करीब करीब $3 पिछले 3 महीने में गिरावट आ चुकी है डॉलर इंडेक्स में। और इसी को हम गोल्ड के ऊपर अप्लाई करें तो 3 महीने में अच्छी खासी तेजी भी गोल्ड में देखी जा रही, $34 के आ गई। अगले 3 महीने आप, क्या 6 महीने डॉलर इंडेक्स की चाल कैसे देख रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि और गिरावट आ सकती है इसमें, और उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि ये भी एक बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं कि मार्केट ट्रिगर लेता है, संकेत लेता है डॉलर इंडेक्स से। बिल्कुल वीरेंद्र जी। और मुझे लग रहा है कि अभी लेटेस्ट जो इसने एक लोअर साइड छुआ था, 97 को भी इसने क्रॉस करा था। मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस नीचे की तरफ जाता है डॉलर इंडेक्स का, तो 95.5 के करीब आना चाहिए और वहां पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये मैंने ना ईयरली कैंडल्स पे यहाँ पे देखा है, तो मुझे लग रहा है कि 95.5 एक मैक्सिमम फॉल यहाँ पे फिलहाल डॉलर इंडेक्स में होना चाहिए। वहां पे फिर से बाइंग जो है वो रिटर्न आता हुआ दिख सकता है। लेकिन इस बार 25 से मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स का जो रुख है वो यहाँ पे डाउन साइड ही रहना चाहिए, क्योंकि यूएस का सेंटिमेंट्स अभी जो है वो काफी ज्यादा वीक है। दूसरी चीज है कि आप जितना भी डेटा दिखा लें कि आपका डेटा बढ़िया है, लेकिन ये जो डी डॉलराइजेशन का बेस यूएस और रशिया यूक्रेन वॉर से जो शुरुआत हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर से सारे देशों ने एक लेसन लिया है और वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसका जो इम्पैक्ट है ये लॉन्ग टर्म में डॉलर इंडेक्स पे देखने को मिलेगा। एक और मैं पूछूंगा लास्ट में सवाल। मेक और ब्रेक लेवल जो है, आपको क्या लग रहा है अभी गोल्ड और सिल्वर, नेशनल मतलब भारतीय बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट में? क्योंकि जाते जाते हमारे यूजर्स को एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि हाँ, इससे नीचे गया तो मंदी, मंदी इन द करेक्शन कहूंगा मैं, मंदी तो कहना थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाएगा, और ऊपर गया तो तेजी, तेजी बोल सकता हूँ मैं। जी, मुझे लग रहा है कि अगर देखा जाए कि कौन सा लेवल यहाँ पे हम माने कि इंटरनेशनल मार्केट में आएगा और वहां से हम मंदी की बात कर सकते हैं, ये मुझे लग रहा है एक बारी 3317 वाला लेवल है। 3317 एक लेवल है, जहां पे वो अगर वो आता है तो फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे 3250 देख सकते हैं। ऑन बियरिश साइड में बोल रही हूँ। अगर बुलिश साइड अगर जाना है तो मुझे लग रहा है कि 3412 को क्रॉस करता है तो आपको 3532 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये गोल्ड इंटरनेशनल का था। और अगर गोल्ड अपना एमसीएक्स की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि अगर एक बारी यहाँ पे लेवल टूटा आपको 98,000 का, उसके बाद जो सीधा हम यहाँ पे लेवल देख सकते हैं वो 94,000 का होगा। अब अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 1 लाख 1,000 से ऊपर अगर ये कमोडिटी आती है और वीकली क्लोजिंग भी हो जाता है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट हम यहाँ पे 1,लाख 2,500, 1,लाख 3,500 तक का जो लेवल्स है वो आता हुआ देख सकते हैं। और गोल्ड में अपसाइड या डाउन साइड दोनों के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हैं। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अगर $39.28 से ऊपर अगर जा रहा है, तो नेक्स्ट मुझे $42 तक लग रहा है कि सिल्वर आ सकती है। अपसाइड इसमें ज्यादा है। अगर $38 को ब्रीच कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि फिर से $37 यहाँ पे आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे बाजार में मुझे लग रहा है कि जो इसका मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट आपको 1,10,000 के करीब है। इससे नीचे नहीं जानी चाहिए ये कमोडिटी। और 1,15,000 से ऊपर अगर ये कमोडिटी आती है तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट हम 1,18,000 से लेके 1,20,000 तक को टारगेट करके चल सकते हैं। चलिए वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? जी वीरेंद्र जी, मेरे एडवाइस पे कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, लेकिन मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करती।
और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप कोई भी खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजों का उठापटक हो रहा है, न्यूज का बहुत ज्यादा फ्लो है। चीजों को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है इस मार्केट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।